स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामजीदास राठौर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अकाउंट्स के बेसिक्स के लिए इसमें अभी स्टडी कर रहे हैं, जो कि हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज मैं जो आपसे बात करूंगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ चर्चा आपसे करना चाहूँगा। तो हम बिफोर दी स्टार्ट दिस चैप्टर इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझ लें। तो फर्स्ट वन, नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हमको क्या आवश्यकता है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनका किस तरीके का नेचर है, यूटिलिटी और बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देन लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड लास्ट वन हम इसमें जानेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कुछ हम थियोरेटिकल स्टडी लेते हैं और कुछ अपनी भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट वन टॉपिक इज दैट अकाउंटिंग, नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हमारे लिए आखिर आवश्यकता क्या है, क्या यूटिलिटी है, यदि ये नहीं होते तो क्या होता। तो accounting is an information system and its main aim is to provide financial information to a number of parties such as investor, management, creditors, government, etc. जैसा कि हम जानते हैं कि जो अकाउंटिंग है हमारा वो एक सूचना तंत्र है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और ये बेसिकली जो बिजनेस से सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो, मैनेजमेंट हो, क्रेडिटर्स हो, गवर्नमेंट हो, उन सबको ये जानकारी उपलब्ध कराता है। तो सच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये सारी जानकारी जो दी जाती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के द्वारा दी जाती है। तो नेमली यदि हम जाने तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्सेट्रा, एज पर सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले कंपनी एक्ट चलता था 1956, अब ये चेंज हो चुका है। अब इसका स्थान ले लिया है कंपनी एक्ट 2013 ने। और उसकी सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज शुड डिस्प्ले अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो धारा 129 इस संबंध में स्पष्ट रूप से कहती है कि आप जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तैयार कर रहे हैं या जो डाटा आप बना रहे हैं, वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, बिजनेस की सभी स्थितियों को क्लियरली दिखा सकें। However, what constitutes true and fair views has not been defined either in the Companies Act 2013 or in any other statute. That means कि अब true and fair जो word यूज किया गया, तो true and fair means क्या, तो ये कहीं पर भी क्लियर नहीं किया गया है। तो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेंबर ऑफ जनरली नंबर ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स GAAP, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इन द फॉर्म ऑफ concepts and conventions have been developed and accepted to bring comparability and uniformity in the financial statements of various business entities। तो जो गैप हमने पढ़ा हुआ है तो उसमें भी हमने इस बात को समझने का प्रयास किया था कि कुछ प्रिंसिपल्स को हम इस तरीके से तैयार कर लें, सिद्धांतों को, कि जिससे कि हमको कंपैरेबिलिटी अपने अकाउंट्स में मिल सके और यूनिफॉर्मिटी भी हम उसमें यूज कर सकें। तो ये बात हम पहले समझ चुके हैं वाया गैप्स। एंड डिफरेंट एंटरप्राइजेज में अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द सेम ट्रांजेक्शन, और एन एंटरप्राइज में फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द सेम आइटम ओवर डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड। और जैसा कि हम व्यवहार में देखते हैं कि सभी बिजनेस की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। एक ही ट्रांजेक्शन को करने का एक बिजनेस का कुछ अलग पैटर्न हो सकता है, तो दूसरे बिजनेस को डील करने का अलग पैटर्न हो सकता है। तो ये थोड़ी सी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो एज अ रिजल्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम इनकंसिस्टेंट एंड अनकम्पेरेबल। और उसका इफेक्ट ये होता है हमारे अकाउंट्स पर कि हम उन अकाउंट्स को कंपेरेटिव स्टडी नहीं कर पाते हैं, थोड़ी असुविधा होती है हमारे लिए। हैंस देयर इज एन अर्जेंट नीड टू हार्मोनाइज एंड स्टैंडर्डाइज दीज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब इन सारी असुविधाओं को देखते हुए हमारे लिए एक आवश्यकता महसूस हुई कि हम कुछ ऐसी पॉलिसीज को तैयार करें जिससे कि सभी में समानता आ सके, हार्मोनाइज हो सके एंड स्टैंडर्डाइज हो सकें,
तो सर्टेन स्टैंडर्ड्स मस्ट बी फॉलोड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इसके लिए फिर हमने कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने की आवश्यकता महसूस की, सो दैट देयर इज द मिनिमम पॉसिबल एम्बिगिटी एंड अनसर्टेनिटी अबाउट द फिगर्स कंबाइंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं कि कुछ हमारे लिए ये मतलब सुविधा हो सके कि कम से कम उनमें जो डिफरेंस आ सके, ये हमारा इसमें प्रयास था। तो सर्टेन स्टैंडर्ड्स हमने इसको बनाने का प्रयास किया। Then the International Accounting Standards Committee AIASC came into existence on 29th June 1973 to develop accounting standards, और इसके लिए हमारे सामने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IASC सामने आया, जो कि 29 जून 1973 को डेवलप किया गया था। एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसको भी हम समझ लीजिए कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये दो बॉडीज जो हमारे पास हैं, तो एसोसिएटेड मेंबर्स ऑफ IASC, ये दोनों भी उसके मेंबर हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के। एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज आल्सो ड्राइंग अप इट्स ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो भी अपने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है, और विच आर बेसिकली पैटर्न ऑन द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और वो भी जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो उनके आधार पर सेटअप रहते हैं, एंड आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड प्रैक्टिसेस प्रिविलेज इन इंडिया। हालांकि वो इंटरनेशनल लेवल पर हैं, तो भी उनको मॉडरेट करने का प्रयास किया जाता है कि वो इंडियन बिजनेस रेफरेंस के रूप में यूज किए जा सकें। तो इस तरह हमने अभी जो जाना वो था नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हमारे लिए क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा याद रखिए। आगे हम इसमें बात कर रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो है कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो कंसेप्ट को हम समझते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी डिफाइंड एज रिटन स्टेटमेंट्स। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है, एक रिटन स्टेटमेंट है issued from time to time by institution of accounting professionals specifying uniform rules or practices for drawing the financial statements। और जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो सब इसको ड्रॉ करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू कॉलर डिफाइंस, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज अ कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट्स बाय कस्टम्स लॉ एंड प्रोफेशनल्स बॉडी। तो कुछ हमारी जो परंपराएं हैं, लॉज हैं और प्रोफेशनल्स बॉडी हैं, तो वो सब मिलकर के इसको जो तैयार करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट को, दैट कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन आफ्टर दैट हम जानने का प्रयास करते हैं कि नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, तो किस तरीके का नेचर इसमें रखते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स lay down the norms of accounting policies and practices by way of codes to direct as to how the transactions and events should be dealt with an account and disclosed in the financial statement. For example, accounting standard may define the term cost and lay down a definite method of valuation of inventories with minor modifications अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो नेचर की हम बात करें, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो एक जनरल नॉर्म्स पॉलिसीज वगैरह हमारे को बना करके देते हैं, जिससे कि आप उसको अपने बिजनेस में यूज कर सकें। जैसे हम जो हमारा वैल्यूएशन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का, तो हमारे लिए कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो उसका भी एक नॉर्म्स दिया हुआ है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आप उसमें कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज दैट कि in this way they remove the effects of diverse accounting practices and policies, so that the financial statement of different businesses units become comparable। और दूसरा जो नेचर है, तो वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो वो प्रैक्टिस पॉलिसीज इस टाइप से लेकर के आना चाहते हैं कि सभी बिजनेसेस को आप आसानी से कंपेयर कर सकें। एक जैसी पॉलिसीज को आप जब यूज करेंगे, तो कंपेरेटिव करने में आपको काफ़ी सुविधा उसमें रहने वाली है। And third one is that they prescribe a preferred accounting treatment from the available set of methods for solving one or more accounting problem। और जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ पैटर्न वो दे देते हैं कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ऑप्शनल कंडीशंस आपको दी जा सकती हैं।
and they provide information to the users of financial statement as to the basis on which such statements have been prepared. और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं तो उनके लिए भी वो इस तरीके की सुविधा दे सकते हैं जिससे कि वो आसानी से जान सकें कि ये किस आधार पर तैयार किए गए हैं. एंड लास्ट वन इज दे लिमिट द एरिया विद इन विच अकाउंटेंट हैज़ टू फंक्शन, एंड इन दिस रिस्पेक्ट दे आर जस्ट लाइक लॉज. और कुछ लॉज भी तैयार किए जाते हैं तो जिससे कि आप उनके अकॉर्डिंग ही काम करें. दे ओनली अटेम्प्ट टू लिमिट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोवाइड द अकाउंटेंट्स रियलिस्टिक गाइडलाइंस if the specific circumstances of an enterprise do not justify the application of a certain accounting standards, the alternative practices regarded as most suitable may be adopted. और यदि मान लीजिए कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस आपको नहीं दी गई है तो जो सूटेबल सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अच्छा लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं. हाउएवर in the event of any deviation from the standards, it will the duty of the accountant to make adequate disclosure of this fact in the financial statement, so that users of such statement may be aware of such deviations. तो कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में यदि कुछ डेविएशंस आपको महसूस होता है तो ये अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसको डिस्क्लोज करे कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है और उसका क्या मतलब है. तो इस तरीके से आप इसके नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझ सकते हैं. और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक था. और उसके बाद हम इसमें बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की. तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारे लिए है वो है टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन दी प्रिपरेशन ऑफ एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो पहली चीज़ तो हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, समान रूपता बनी रहे. एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स अबाउट द पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और हम चाहते हैं कि हम कुछ पॉलिसीज़ को बना सकें और जिनको अडॉप्ट किया जा सके. एंड सेकेंड टू रिमूव द इफेक्ट एंड ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. और जो भी मिस पॉलिसीज़ हैं उनको हम डाइवर्स कर सकें, हटा सकें. एंड टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और हम इस बात के लिए भी प्रयास करते हैं कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंट में कंपेरेबिलिटी भी आ सके. ये सारा प्रयास हमारा इसमें रहेगा. एंड लास्ट वन टू इम्प्रूव द रियलाबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को हमने तैयार किया हुआ है तो उसमें हमारी क्रेडिबिलिटी और रियलाबिलिटी बनी रहे. तो इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लीट होते हैं. तो इसको आपको याद रखना रहेगा. तो आगे हम समझते हैं यूटिलिटी एंड बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन इवॉल्व to curb and abuse of flexibility in the adoption of accounting policies by these business enterprises. Accounting standards provide the accountants those accounting policies which are most suitable in a given situation. The utility of accounting standards may be studied as follows. हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव the reliability and credibility of financial statements. तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए है तो there are numerous practice parties which are interested in the accounting information of an enterprises. They include the investor, management, creditor, employees, government official, researcher, etc. तो ये सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो विश्वसनीय हो. तो ये सारी फॉर्मेलिटी जो हमारे लिए और क्रेडिबिलिटी को बढ़ाती है तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कारण ही संभव हो पाता है. एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक्सेट्रा, if it is therefore necessary that the financial statement present a true and fair view of the financial position and operating result of an enterprise, accounting standards generate confidence among the users of the accounting information by providing a definite structure of uniform guidelines which enhance the reliability and credibility ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. तो पहला जो काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का वो ये है कि वो रियलाबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंक्रीज करता है. सेकेंड वन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स.
So accounting standards make the financial statement of different enterprises or the same enterprises for different accounting periods comparable. They bring the uniformity of assumptions, rules, and policies adopted in the preparation of financial statements, and thus they ensure the consistency and comparability of such statements, which in turn ensure better comparison of profitability, financial position, and future prospectus of an enterprise. In the absence of accounting standards, comparison of different financial statements may lead to wrong conclusions because each enterprise would evolve its own rules and or standards to suit its purposes. तो कहने का एस्पेक्ट ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कारण ही हमारे बिजनेस में कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी संभव है, क्योंकि एक सेट ऑफ रूल्स हमारे साथ हमेशा चलता है. And third one, accounting standards help in resolving conflict of financial interest among various groups. So sometimes there is a conflict of financial interest among the various groups interested in financial statements. For example, shareholders and creditors may have opposite interest in assessing the profitability and net worth of an enterprise. So accounting standards are helpful in resolving such conflict because financial statement draw up on the basis of accounting standard will be accepted to all the groups. तो इस तरह से उनका जो कन्फ्लिक्ट है वो भी दूर हो जाता है. एंड नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशंस एंड फ्रॉड्स. तो जितने भी हमारे बिजनेस में गबन घोटाले होने की संभावना होती है तो उसको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स काफ़ी हद तक कम कर देते हैं. So adoption of accounting standards in the preparation of financial statements has reduced the chances of manipulations, frauds, insufficient disclosures or the use of inappropriate accounting policies. तो इस तरह भी हमको सपोर्ट मिलता है. लास्ट वन, हेल्पफुल टू ऑडिटर्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए. तो इट इज़ द ड्यूटी of the auditors to ensure that the accounting standards have been followed in the preparation of financial statement. तो एज एन ऑडिटर आपको ये श्योर होना चाहिए कि जो बिजनेस कि आप डाटा चेक करने आए हैं वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यूज़ करता है या नहीं. तो इन केस ऑफ डेविएशंस इट इज आल्सो देयर ड्यूटी टू मेक अडॉप्ट डिस्क्लोजर इन देयर रिपोर्ट्स सो दैट द यूजर्स ऑफ सच स्टेटमेंट्स मे बी अवेयर ऑफ सच डेविएशंस. और यदि उसको ऐसा लगता है कि नहीं कहीं कुछ रूल्स को नहीं माना गया है तो उसको अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में उसको एक्सक्लोज करें, उसको लिखें. As a result, the auditors will be free from court cases and various penal provisions under the company law in case of induced frauds, insufficient disclosures or due to adoption of inappropriate accounting policies. और इस सब का परिणाम ये होता है कि चूंकि ऑडिटर्स ने तो अपनी रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है तो इस तरीके से कोई भी उसमें गलत जानकारी जाने की संभावनाएं नहीं रहती हैं. एंड इसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की. तो ये तो सारे इसके फेवर थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के. अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हमारे लिए. तो लिमिटेशंस इन स्पाइट ऑफ मैनी बेनिफिट्स derived from accounting standards, there are some limitations also. Some of these limitations are, first one is restrict initiative. So since accounting standards are mandatory in nature, they restrict initiative for better presentation and disclosure. तो कोई इनिशिएटिव आप इसमें नहीं ले सकते. सेकेंड वन, rigid in nature. The accounting standards are rigid in nature. They restrain the accountants from using a more suitable alternative solution to a particular problem. तो फैसिलिटी भी आपको बिल्कुल नहीं मिल पाती है. और इसके बाद है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. Assets are shown in the balance sheet at historical cost, and as such depreciation is also charged on such historical cost. It is for the reason that IFRS International Financial Reporting Standards were introduced within the wherein the assets and liabilities are required to be shown at current or fair value or the date of balance sheet. और तो बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं तो उसमें आपको पता है कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट का यूज करते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक कमी है. एंड कंस्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स. द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर्स आर द स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी. तो मैंडेटरी है स्टैंडर्ड्स, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते. तो इसलिए इस तरीके से ये हमारे पास कुछ इसकी लिमिटेशंस भी थी.
तो इस तरह हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का टॉपिक था, तो नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यूटिलिटी बेनिफिट्स, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ों को हमने अभी इस वीडियो के माध्यम से जाना। इसको आप याद रखें। और आगे हम जो चर्चा करेंगे वो है हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो उसको भी हम समझ लेते हैं कंटिन्यूसली। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। तो दी टर्म IFRS refers to the International Financial Reporting Standards issued by International Accounting Standard Board IASB. IFRS also cover a wide range of international accounting standards IAS issued by the International Accounting Standard Committee IASC. International Accounting Standards IAS I require financial statements to the company with all requirements of IFRS. अब इसकी कुछ assumptions को अपन समझते हैं, मान्यताएं क्या क्या लेके चल रहे हैं। फर्स्ट वन, गोइंग कंसर्न assumptions. तो it is assumed that the life of the business is infinite, that is the entity will continue to exist for an indefinite period in the nature in the future. तो पहली एजम्पशन जो उन्होंने मानी गोइंग कंसर्न, तो जिसमें हम मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। सेकंड वन, एक्चुअल कंसेप्ट। तो एज पर दिस एजम्पशन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन एक्चुअल बेसिस, दैट इज as and when they occur and the date of settlement is immaterial। तो जैसे ही हमारा ट्रांजेक्शन घटित होता है तो हम उसको अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कर लेते हैं, भले ही उसका पेमेंट बाद में किया जाए। And measuring unit assumption. So measuring unit is current purchasing power. It means that the assets are not shown in the balance sheet at historical cost, but they are shown at the current or fair value. In other words, assets are shown at the amount that would have been paid if the some assets have been acquired currently. Similarly, liabilities are shown and the amount that would be required to settle them. तो इसमें मेजरिंग यूनिट असम्पशन भी अपनाई गई है IFRS में। तो उसमें जैसे हम हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हिस्टोरिकल कॉस्ट को बेस रखते हैं, तो यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए वो करंट वैल्यू पर आपका फोकस देना चाहते हैं। एंड लास्ट फोर्थ वन इज दैट कि कंस्टेंट परचेजिंग पावर assumption. तो दैट assumptions requires that the value of capital be adjusted to inflation at the end of the financial year. तो करंट परचेजिंग पावर का आस्पेक्ट ये है कि जो पैसा आपने लगाया तो उसकी आज की करंट वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से आप उस पैसे को मॉडरेट करें। तो ये बात थी आपकी assumptions ऑफ IFRS के बारे में। अब इसकी हम नीड्स को जानते हैं कि IFRS की हमारे लिए क्या आवश्यकता है। तो ईच कंट्री हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। Hence, when an enterprise decides to raise capital from abroad, and the rules and regulations of the country will apply, and there will be differences in the financial reporting in the foreign country as compared to its own country. Hence, a strong need was felt for adoption of IFRS as it would bring uniformity, so comparability, transparency, and adaptability in financial statement. The needs of IFRS arises from the following reasons. कुछ रीजन्स आपको समझाए जा रहे हैं जिनसे आपको समझ आ जाएगा कि IFRS की हमको क्या आवश्यकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट के इजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट। जैसा कि हम सभी आज जानते हैं कि हमारा बिजनेस ग्लोबल लेवल पर बढ़ चुका है, तो कैपिटल मार्केट्स हैव नाउ बिकम्स ग्लोबल एंड कंपनीज आर नाउ इन पोजीशन to access the funds globally. What investors are allowed, the world rely on financial statements prepared on the basis of IFRS. Hence, IFRS based financial statements are now a prerequisite for the enterprise seeking to raise overseas funds. So, यदि आप सभी जगह से पैसा लेना चाहते हैं तो आपको IFRS को अपनाना पड़ेगा, लोग उस अकाउंट्स पर ज़्यादा विश्वास करेंगे। एंड easy to make comparison. So international investors would like to compare financial statement based on internationally accepted set of accounting standards. It improves the ability of investors to compare their investment on a global basis and thus lowers their risk
and errors of judgment. So financial statement based on IFRS will facilitate to investor to compare financial statement without making adjustment for national accounting differences. तो उनको जजमेंट लेने में भी सुविधा रहती है इन्वेस्टर को. एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, the adoption of IFRS brings uniformity, comparability and transparency in financial statements. It improves the standard and quality of financial reporting. And next one is lower cost of capital raised abroad. So at present, companies that operate in global environment have to prepare two sets of financial statement. One set based on home country accounting standards and other set is based on IFRS. In the case of adoption of IFRS, it will be have to prepare only one set of financial statement, and thus the cost of raising funds from abroad will be minimized. तो IFRS को आप यूज करते हैं तो उसमें आपकी कॉस्ट भी एक तरह से कम आती है, तो उसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं. And a true and fair valuation of assets, so there is a wide gap between existing Indian accounting standard and IFRS. As per Indian accounting standards, assets are valued on historical cost, जैसा कि हम जानते हैं, और whereas as per IFRS, assets are reported at fair value, that is the estimated value which is assets could be sold in the market. Adoption of IFRS would provide a uniform basis for the reporting of true and fair value of assets. तो इस तरीके से एसेट वैल्यूएशन में भी IFRS काफ़ी सूटेबल माना जा रहा है. एंड लास्ट वन इज difficult to commit fraud and manipulate the accountants. So it is easy to manipulate the accounts and commit fraud in the traditional system of accounting. So there are tough to and rigid rules for the presentation of financial statement under IFRS, and it is extremely difficult to manipulate the accounts. इस तरह से आपके IFRS को यूज करने पर फ्रॉड्स वगैरह की संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है. तो इस तरीके से ये हमारे लिए थी नीड और ऑफ IFRS. तो इसके पॉइंट्स को हम दोबारा समझ लें. इजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट, इजी टू मेक कंपैरिजन, यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग and lower cost of capital raised abroad, and true and fair valuation of assets, and last one is difficult to commit fraud and manipulate the accounts. ये समझने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो वो हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ IFRS. तो बेनिफिट्स इसके क्या क्या हैं, तो काफ़ी हमारे लिए समझने योग्य है ये चीज़ भी. तो IFRS आर वेरी यूजफुल फॉर बिजनेस इंटरप्राइज कैरिंग और बिजनेस वर्ल्ड वाइड, or in addition to the enterprise operating globally. IFRS is helpful to investors, industry and accounting professionals in the following way. First one, helpful enterprise operating globally. So entity having business operations in different countries will face problems of consolidation of financial statements. If they prepare financial statements according to IFRS, तो इस तरीके से आपको मतलब काफ़ी सपोर्ट रहेगा ग्लोबल बिजनेस करने के लिए. सेकंड वन, हेल्पफुल टू इन्वेस्टर. अभी हमने ऊपर भी समझा था. तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, तो इन्वेस्टर्स रिक्वायर हाई क्वालिटी, relevant, reliable, transparent and comparable information in financial statement in order to make economic decision. So the use of common set of high quality accounting standards, that means IFRS, would be helpful to investor to comparison to financial statements prepared under different accounting standard adoption by different companies. तो जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, तो यदि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, तो वो इन्वेस्टर डिसीजन लेते समय कंपेयर करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं आपके और आपके अकाउंट पर विश्वास करना चाहते हैं, तो वो तभी विश्वास कर पाते हैं जब आप IFRS को यूज़ करें. तो इस तरीके से आपको वहाँ भी सपोर्ट रहता है और इंडस्ट्री के लिए भी सपोर्टेबल है. तो हेल्पफुल इन इंडस्ट्री, तो obtaining funds from outside the country becomes easier in the financial statements come play with globally accepted accounting standards. Nowadays most of the stock exchange require information as per IFRS, and conveys to IFRS would enable Indian companies to access international capital market easily. तो विदेशों से आप यदि पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में भी आपको IFRS को यूज करना पड़ता है. And last one is lower cost of raising funds abroad. So costing of raising funds abroad can be minimized under IFRS, as there will be no need to prepare two sets of financial
statements, one set on basis of IFRS and other basis of accounting standards। तो आपको फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेस पर आई अपने अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल IFRS को ही यूज कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको कॉस्ट भी वहाँ पर कम आ जाती है। And second last one, helpful to accounting professionals. The accounting professionals will be able to provide better services in countries adopting IFRS। तो accounting professionals को भी supportable है। And last one, true and fair view। So in IFRS based financial statements, assets are valued on the concept of true and fair value, that is the basis of their market value। Indian accounting standard ignores this concept। और ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन पर हमने चर्चा की थी कि एसेट्स की वैल्यूएशन की बात हम कर रहे हैं, तो इंडियन कंसेप्ट में आप उसको कॉस्ट प्राइस पर, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही वैल्यूट करते हैं, वाइल IFRS में आप करंट वैल्यू पर ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से हमने इन बातों को जाना। और इस चैप्टर का लास्ट जो हमारे लिए टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड द इंडियन GAAP और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनमें अंतर क्या है। अब दोनों को चूंकि अभी हमने समझा है रिसेंटली, तो अंतर आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। तो हम इसको 4-5 पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे। फर्स्ट वन इज IFRS आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स वेयर इंडियन GAAP और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन रूल्स। IFRS आपके सिद्धांतों पर आधारित है और ये रूल्स के आधार पर सिद्धांत आधारित है। तो फॉर एग्जाम्पल अंडर द इंडियन लॉज बैलेंस शीट statement of profit and loss are required according to schedule 3rd of the Companies Act 2013, जैसा कि हम जानते हैं। whereas IFRS do not prescribe any format for these। अब IFRS का कोई फॉर्मेट ही नहीं दिया उन्होंने। तो IFRS prescribe that items should be shown in the balance sheet as per the principles associated with each item। for example under schedule 3rd, redeemable preference shares are shown under the head share capital, but IFRS require it to be shown under the head of loans, since the real sense preference shares capital is not a capital but loan, because it carries a fixed rate of dividend and also has the redeemed as per the terms of issue but not later than 20 years from the date of their issue। अब देखिए काफी महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई इस पॉइंट के अंतर्गत कि यदि हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें तो इंडियन रेफरेंस में तो हम उस कैपिटल को कैपिटल के अकॉर्डिंग ही दिखाते हैं, जबकि IFRS इसके बारे में कहता है कि वो एक्चुअली आपकी कैपिटल है ही नहीं, तो आपका लोन है, क्योंकि आपको उस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है और आफ्टर सम टाइम आपको उसको पेमेंट भी करना है। तो इस तरह आप उसको कैपिटल में कैटेगरी शामिल नहीं कर रहे हैं वो। एंड सेकेंड वन, IFRS आर बेस्ड ऑन फेयर वैल्यूज कंसेप्ट वेयर इंडियन गैप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये भी हमने समझा था। तो एज पर इंडियन गैप accounting standard, assets are shown in the balance sheet on historical cost, and as such depreciation is also charged on such historical cost, but IFRS requires that the assets and liabilities should be shown in the current or fair value of the date of balance sheet। Thus the under IFRS depreciation is not charged and on the cost of the assets, but the assets is valued on their date of balance sheet and the difference is opening and closing value of assets is debited or credited to profit and loss account। अब देखिए इसमें दोनों ऑप्शन उन्होंने दे दिए कि इंडियन रेफरेंस में हम बात करें तो वहाँ हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अपनी कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पर, जबकि जो IFRS है तो उसमें आपको डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज नहीं करना है, बल्कि आपकी ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स को आप देखिए, उसके बेस पर आपका डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, एप्रिसिएशन भी हो सकता है। और जो बैलेंस शीट में आप उसकी वैल्यू को दिखा रहे हैं तो वो आपको मार्केट वैल्यू आप उसको दिखाना पसंद कर रहे हैं। एंड थर्ड वन, अंडर IFRS द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स हैज टू रीअसेस्ड अगेन एंड अगेन until the assets is fully depreciated, whereas as per Indian GAAP the useful life is estimated only at the beginning। और जो हम यूजफुल लाइफ की बात करें तो जो IFRS है तो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स हैज टू बी पास्ड अगेन एंड अगेन, रीअसेस्ड की जाती है उसमें। तो जबकि जो आपका इंडियन सिस्टम है तो उसमें हम स्टार्टिंग में उसकी यूजफुल लाइफ को कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये एसेट्स कितने साल तक चलेगी। एंड सेकेंड लास्ट, अंडर IFRS डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड, अभी हमने बात की थी, ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स बट on the cost of significant components of the assets। for example in the case of a truck
The depreciation may be calculated separately for its wheel and the main body of the truck separately. However, as per Indian accounting standards, depreciation is calculated on the total value of the assets. अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया, जैसे ट्रक पर डेप्रिसिएशन लगाना है तो वो बॉडी पर अलग सेपरेशन में कैलकुलेट कर रहे हैं और बाकी चीज़ों पर अलग कर रहे हैं, जबकि इंडियन सिस्टम में हम पूरी ट्रक की वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं. And last one is that IFRS provide a wide framework in which clear guidelines are given for financial reporting. Under the framework provided by IFRS, assets, liabilities, and equity are clearly defined, but no such frameworks exist under accounting standards. तो IFRS जो है वो हमारे लिए प्रोवाइड करता है प्रॉपर फ्रेमवर्क विच क्लियर गाइडलाइंस आर गिवन फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो क्लियर रूल्स रेगुलेशंस आपको बताए गए हैं. And under the framework provided by IFRS, assets, liabilities और इक्विटी आर क्लियरली डिफाइन की गए हैं. जबकि यदि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इस तरह का फ्रेमवर्क हमारे लिए नहीं है. तो इस चैप्टर में हमने काफ़ी हद तक जो समझने का प्रयास किया है वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझने का प्रयास किया है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करें, अपनी बुकों से भी स्टडी करें तो आपको और ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी. हालांकि वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा सिलेबस कराने का प्रयास कर रहा हूँ और हम वर्डिंग पर भी ध्यान दे रहे हैं, किताब की बातों पर भी ध्यान दे रहे हैं, साथ ही साथ अपनी भाषा में मैं आपको समझाता भी हूँ. उद्देश्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके और आपको ऐसा फील ना हो कि केवल अपनी बात कही जा रही है. तो कुछ किताब की बात भी हम सुनते हैं, कुछ अपनी बात भी कहते हैं. इस तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन को भी लेने का प्रयास किया जा रहा है कि कुछ हिंदी में भी आपको समझ में आता रहे और इंग्लिश में भी आपको आसानी से समझ आ सके और आप आगे बढ़ते रहें. अब यहाँ तक हम थियोरेटिकल पोर्शन लेकर के चले आ रहे थे. आगे अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स के भी साथ जुड़ेंगे और कुछ थ्योरी भी हमारे साथ चलती रहेगी. तो अगले वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा. तो आप स्टे कनेक्टेड विद मी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. थोड़ा सा समय आप दीजिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नॉलेज मिल रही है. और देखिए बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा, अभी आप पढ़ लीजिए तो फन एंड एंजॉय के साथ आप पढ़ते भी जाइए, वीडियो भी देखते जाइए, जब मर्जी करें तब आप देख लीजिए. आपको इतनी सुविधा इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है और पूरा कंटेंट आपको इसमें देने का प्रयास किया जा रहा है. किसी भी मैटर को हम शॉर्ट नहीं कर रहे हैं. उद्देश्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समझ आ सके. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.